हाय एवरीवन, में आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जिसे पंजाब में पंजाब का शेर कहा जाता है। पंजाब केसरी का मतलब होता है पंजाब का शेर। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। 28 जनवरी 2025 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई जाएगी। इन्हें पंजाब केसरी, जिसे पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में भी शामिल हो गए थे। लाल बाल पाल, इसे समझते ये तिक्रम क्या है? ये तीन व्यक्तियों को नाम से बना हुआ है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये एक तीन तिकड़ी है जो 1905 में बंगाल में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक चरमपंथी ग्रुप के रूप में उभरा था। इनके सामाजिक और राजनीतिक सफर को देखते हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं। 1907 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के कारण उसे बर्मा जेल में भी भेजा गया था। वे 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नामक संस्था की स्थापना भी की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्रीय विधानसभा का उप नेता के रूप में चुने गए थे। वे 1897 में हिंदू राहत आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसे अकाल पीड़ितों में उसे मदद करने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। इनका सामाजिक और राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। इनके इतिहास में जब पढ़ते हैं तो बहुत ही लंबा सफर इनका रहा है। उनके द्वारा लिखित किताब या मैगजीन थी, जैसे यंग इंडिया, इंग्लैंड डे टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम इत्यादि। इनकी मृत्यु जो है लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ मौन विरोध के नेतृत्व कर रहे थे, उसी में पुलिस के द्वारा लाठी से उनके सर पे चोट लगने के कारण एक हफ्ते के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। भारत में लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जनवरी, ऑप्शन बी हर साल जनवरी का आखिरी रविवार को, या ऑप्शन सी 28 फरवरी, या ऑप्शन डी 30 जनवरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी को भारत में वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। हालांकि वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये हर साल जनवरी के आखिरी संडे को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे 30 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को। और उसी डे पर साथ ये डे भारत में पुण्यतिथि मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और वर्ल्ड में पूरी दुनिया मनाया जाता है हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को, संडे को। 2025 में वर्ल्ड लेप्रोसी डे 26 जनवरी को मनाया गया। 2025 में वर्ल्ड लेप्रोसी डे 26 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि इस साल जनवरी में सबसे 26 जनवरी को ही आखिरी संडे पड़ रहा है, इसीलिए इस तारीख को मनाया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सम्मान करने, इस बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इस रोग से भेदभाव को समाप्त करने के लिए आह्वान किया गया। 2025 का थीम है यूनाइट, एक्ट और एलिमिनेट। इस तीनों को देखते हैं। यूनाइट जो है ग्लोबल कमिटमेंट है। इसमें कहा गया है कि रोग को समाप्त करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य सेवा संगठन, समुदाय और व्यक्तियों को सहित प्रयास की आवश्यकता है। एक्ट करना, इमीडिएट एक्शन लेना, जैसे सार्वजनिक शिक्षा, शीघ्र निदान, रोकथाम कार्यक्रम रोग को खत्म करने के लिए आवश्यक है। वही तीसरा है एलिमिनेशन, अ क्लियर गोल, एलिमिनेट लेप्रोसी। इस बीमारी का उन्मूलन निरंतर निवेश की आवश्यकता है। यह है WHO का थीम है 2025 का वर्ल्ड लेप्रोसी डे के मौके पर, यूनाइट, एक्ट और एलिमिनेट। इसे याद रखेंगे तीन शब्द को। लेप्रोसी के बारे में जानते हैं। कुष्ठ रोग, जिसे हम हैंडसन डिजीज के रूप में भी जानते हैं, यह एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक प्रकार के एक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग स्किन, पेरिफेरल नर्वस और आंखों को प्रभावित करता है। यह रोग बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सभी आयु के वर्गों को होता है। हर एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। यह वंशानुगत नहीं है, ये मतलब ये जन्मजात नहीं होता है, या किसी के अगर एक को हो रहा है तो उसके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यह जिसे कुष्ठ रोग हो चुका है, उससे संपर्क में आने से, खासकर लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से यह फैलता है। ये कुष्ठ रोग फैलने वाली बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कुष्ठ रोग का उपचार संभव है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इससे उपचार में विकलांगता को रोका जा सकता है। अगर शुरू में ही पकड़ाया जाए कि किसी को लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो इसे इलाज के जरिए इस विकलांग नहीं हो सकता है, उसे रोका जा सकता है। वर्तमान में इसे 3 दवाएं शामिल, जैसे एक है डेप्सोन, दूसरा है रिफाम्पिसिन और तीसरा है क्लोफाजिमीन। इसे मल्टी ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है, जो WHO के द्वारा 1995 से दुनिया भर में सभी मरीजों को फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। 3 दवा है, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोजाफिमीन। इसे मल्टी ड्रग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय संस्था ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
सब्जेक्ट 2025 में दुनिया के शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में अपना स्थान प्राप्त किया है। भारत का कौन ऐसा संस्था है, भारत का ऐसा कौन सा संस्था है जो टॉप 100 में अपना स्थान लिया है? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को मिला है 96 रैंक मिला है इसे। केवल एक ही भारत का संस्था है जिसे टॉप 100 में केवल एक संस्था है IIC बेंगलोर। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। जनवरी 2025 में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट रिपोर्ट जारी किया है। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर ने कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कराने वाले दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में एकमात्र भारतीय संस्थान रहा है। वही दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में देखते हैं। पहले नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके के है। दूसरे नंबर पे आता है MIT जो अमेरिका में है, और तीसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये भी अमेरिका के हैं, और चौथे नंबर पे आता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये भी USA से है, और पांचवें पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये UK के है। तो दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे हम रख दिए, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। वही भारत के यूनिवर्सिटी और संस्थानों का कौन कौन सा रैंक मिला है उसे हम भी देखते हैं। 2025 में 96 नंबर पे मिला है एकमात्र जो है IIC है बेंगलोर का, जो कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ाई कराता है। वही 251 से 300 के बीच में मिला है कंप्यूटर साइंस के लिए ही अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई को। वही मेडिकल और हेल्थ के फील्ड में 250 से 300 के बीच में रैंक मिला है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस को। वही 300 प्लस में मिला है लॉ, जिसमें लॉ और साइकोलॉजी पढ़ाई होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है। और 300 से 400 के रैंक में बीच में मिला है कंप्यूटर साइंस पढ़ाई के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU को मिला है। वही सोशल साइंस के लिए मिला अमिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। उसी तरह आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज पढ़ाई में मिला है JNU को मिला है दिल्ली में, और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में मिला है जादवपुर यूनिवर्सिटी को भी मिला है। तो ये रहा भारत का रैंक, लेकिन टॉप 100 में केवल एक संस्था है, वो है IISS बेंगलोर को मिला है, जो 96 रैंक पे मिला है। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यूरोड्रोन कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर कौन सा देश पर्यवेक्षक राज्य अर्थात ऑब्जर्वर देश बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी रसिया। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया है किस पे? यूरोड्रोन प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं न्यूज में क्या था। भारत आधिकारिक तौर पर 7.1 बिलियन यूरो के यूरोड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर राज्य बन गया है, जिसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग यूरोड्रोन्स रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है? इसका मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्ममेंट कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा होता है, का नेतृत्व किया जाता है जर्मनी के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा, जिसका उद्देश्य होता है कि गैर यूरोपीय प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता को कम किया जा सके। मतलब जो बाहर से जो प्लेटफॉर्म का जो सेवाएं लेती है, जैसे अमेरिका इजराइल में, उसकी निर्भरता को, डिपेंडेंसी को कम करना है। इस की पॉइंट को याद रखेंगे कि यूरोड्रोन कार्यक्रम यूरोपीय देशों के द्वारा संचालित एक प्रमुख रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य है कि उन्नत रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को विकसित करना। इसका मेन उद्देश्य यही है, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को इसको डेवलप करना है। इसमें शामिल जो प्रमुख देश है वो है जर्मनी है, फ्रांस, इटली और स्पेन। इन 4 देशों को याद रखेंगे। इसका मेन जो कंट्री है इसमें इस समूह में ये 4 कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। इसका उद्देश्य है कि खुफिया निगरानी लक्ष्य को प्राप्ति करना, समुद्री निगरानी करना, पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए निगरानी करना, और इस तरह से यह ड्रोन का समय जो 40 घंटे तक हवा में रह सकता है, जो मौजूदा प्रणाली की तुलना में बेहतर प्रदान करता है ये सेवाएं। सामरिक महत्व के बारे में देखते हैं, इसका महत्व क्या है। यूरोड्रोन यूरोपीय रक्षा स्वतंत्रता को मजबूत करता है, तथा अमेरिकी का ड्रोन जो है रीपर और इजराइल का जो ड्रोन हेरोन ड्रोन पर उसे डिपेंडेंसी को कम करना है, और यूरोप को सामूहिक रक्षा रणनीति का एक हिस्सा के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। ये 2026 तक इसे डेवलप कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल भारत इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया है, इसका पार्टनर नहीं बना है, इसका सदस्य देश नहीं है, बस ऑब्जर्वर के रूप में। इसमें वोट नहीं दे सकता है, कोई भी निर्णय लेने लग सकता है, लेकिन अपनी राय रख सकता है, वहां पे मीटिंग में भी भाग ले सकता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल किया है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल, जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में नेपाल पश्मीना उद्योग और नेपाली उद्योग परिसंघ के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेपाल में
पश्मीना ऊन चियांगरा बकरिया से प्राप्त होती है, इसे याद रखेंगे। नेपाल में जो पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, जो रॉ मटेरियल, ये चियांगरा बकरी से प्राप्त होता है। इसे नेपाल में जो ऑथेंटिक पश्मीना का एक प्रमुख उत्पादक देश है। इसकी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसमें ऊन अपने हाथों से काता है, प्राकृतिक रंगों से उसको रंगा जाता है, फिर कढ़ाई अपने ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है। इसलिए इसकी जो है मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इसकी डिमांड भी ज्यादा है, खासकर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में। वही इंडिया के बारे में जानते हैं, जो इंडिया में जो पश्मीना ऊन मिलता है, पश्मीना शॉल मिलता है पश्मीना गारमेंट्स, उसके बारे में जानते हैं। पश्मीना शॉल लग्जरियस गारमेंट्स है जो अपनी कोमलता, गर्मी और शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। पश्मीना शब्द का जो है ना फारसी शब्द से आया है, जो फारसी में कहा जाता है पश्म, जिसका अर्थ होता है मुलायम ऊन, उसी से निकला हुआ है पश्मीना। इसका अर्थ होता है मुलायम ऊन। इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कश्मीरी पश्मीना है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। पश्मीना ऊन जो इंडिया में प्राप्त होता है वो चांगगाथी बकरी से प्राप्त होता है। नेपाल में होता है चियांगरा बकरी से। वही इंडिया में जो मिलता है पश्मीना ऊन वो चांगथांगी बकरी से होता है प्राप्त, चांगथांगी बकरी से, याद रखेंगे। जिसे पश्मीना बकरी के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत, नेपाल, तिब्बत जैसे लद्दाख ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है इस तरह की बकरियां। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है हाल फिलहाल में, उसे भी हम देख लेते हैं। कि 2020 में मिला था कश्मीरी केसर को मिला है, 2008 में मिला था कनी शाल को, और 2006 में मिला था कश्मीरी अखरोट की लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, जो हैंडक्राफ्ट से बनाया जाता है नक्काशी के द्वारा, उसे भी मिला था, जो अखरोट के लकड़ी के से बनाया जाता है। वही 2017 में कश्मीरी हाथ से बुना कालीन को भी मिला जीआई टैग। 2021 में बसौली पेंटिंग को मिला, इसे भी याद रखें। आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जीआई टैग और किस प्रोडक्ट को मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कश्मीरी कहवा, जिसे चाय हम लोग बोलते हैं तो वहां कहवा बोला जाता है, इसे भी 2020 में इसे जीआई टैग मिला है। तो इस प्रोडक्ट को हम याद रखेंगे। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, बस हम यहाँ पे 6 प्रोडक्ट का नाम रखें, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। ये वर्ल्ड मैप का सवाल है, इसे हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है। ऑप्शन 2 है यह समुद्र कानूनी अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के द्वारा शासित होता है, गवर्न होता है। या ऑप्शन सी यह जॉर्जिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब केवल एक होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है। चलिए देखते हैं। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय इनलैंड वाटर बॉडी है। ये अंतर्देशीय झील के रूप में इसे कैस्पियन सागर स्वदेशी समुद्री वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियों का घर है। कैस्पियन सागर को झील के रूप में क्लासिफाइड किया गया, इसीलिए इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी के द्वारा गवर्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो सी है ही नहीं। इसे क्लासिफाइड किया गया एक झील की तरह, एक लेक की तरह क्लासिफाइड किया गया, इसीलिए उसके अनक्लोज के द्वारा शासित नहीं होता है। इसका प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट, इसके 5 सीमावर्ती जो देश, जो इसके आसपास के जो 5 देश है उसके बीच में कैस्पियन सागर डील के अनुसार किया जाता है। यह अजरबैजान, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रहा मेरा कैस्पियन सागर, मैप में देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सागर। नाम तो सागर है पर इसे क्लासिफाई किया गया एक लेक की तरह, इसे हम याद रखेंगे पॉइंट। ये किसी भी वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं, इसके चारों तरफ जो लैंड है, मतलब स्थल से घेरा हुआ है, किसी भी वाटर बॉडी या किसी भी समुद्र महासागर से जुड़ा हुआ नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। इसके पश्चिम में है अजरबैजान, ये कंट्री रहा पहला। दूसरा रहा रसिया रहा, इसके उत्तर पश्चिम में है रसिया है। वही उत्तर पूर्व में है कजाकिस्तान, ये देश रहा। वही पूर्व में है तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में ईरान है। ये 5 देशों से घिरा हुआ और इसी 5 देशों के द्वारा शासित होता है इसके कैस्पियन सागर, इसी के द्वारा शासित होता है, ना कि अनक्लोज के द्वारा। 2003 में कैस्पियन जो तटीय राज्य है, जैसे ये 5 देश है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, ईरान, इसके द्वारा समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुआ था और यही 5 देश के शासित करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड बना स्वतंत्र भारत का, जो समान नागरिक संहिता कानून बनाकर इसे लागू किया है, ये भारत का पहला राज्य बना। ये 27 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया है। अगला सवाल था, भारत के किन 2 शहरों को रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के तहत वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर और उदयपुर को मिला है। हालांकि 3 सिटी को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था, जिसमें भोपाल भी था, लेकिन भोपाल को नहीं मिला, इंदौर और उदयपुर को मिला। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है? इसका सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र, यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, परमवीर चक्र। अगला सवाल था,
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है WHO के मुख्यालय। अगला सवाल था अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अनुसार भारत की संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अनुमति लेनी होती। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इस यूनियन बजट को पेश करवाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।